मालूम नहीं है मुझे अभी वो इसको 5 साल हुए हैं। सबको मालूम है कहाँ मीटिंग हुई। शरद पवार जी के नॉलेज में सबके साथ हुआ था। आपको जैन साहब को वापिस बताता हूँ, अमित शाह थे, गौतम अडानी थे, प्रफुल्ल पटेल थे, देवेंद्र फडणवीस थे, अजित पवार थे, पवार साहब थे, सब थे। आप लोग क्रॉस ओवर कर गए, शरद पवार को क्या हेजिटेशन हुई, वो क्यों नहीं गए? पवार साहब एक ऐसे लीडर है कि उनके मन में क्या है ये दुनिया का एक भी आदमी बता नहीं सकता। आप भी नहीं? दुनिया का एक भी आदमी बता नहीं सकता। अच्छा। हमारी आंटी भी नहीं बता सकती। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये जो महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे हैं, तो इस चुनाव में जो चीजें हो रही हैं तो वो भाजपा के खिलाफ ही जा रही हैं और एक बहुत बड़ी घटना हो गई और इसका असर तो बहुत भयंकर होने वाला है। ये असर इसलिए होगा कि इसमें अडानी भी जुड़ गया है। तो ये जो अजित पवार बोल रहे हैं कि जो मीटिंग हुई थी सरकार गिराने की, जो उद्धव सरकार चल रही थी महाराष्ट्र में 2020-21 तक, तो उसको गिराने के लिए क्या प्लानिंग थी मोदी जी की, तो उसके बारे में आप काफी कुछ जानते हैं कि ईडी सीबीआई का जोर लगा था जबरदस्त और एकनाथ शिंदे को तोड़ना था, अजित पवार को तोड़ना था, तो ये सब काम चल रहे थे। तो इसमें ये जो नया पेंच आ गया है कि वो अडानी जो था वो उस मीटिंग में था जिसमें ये सरकार तोड़ने का पूरा प्लानिंग चल रहा था। तो ये जो अडानी का फिर उसके बाद में फायदा कैसे होगा, तो अडानी का तो आप देखते हैं मोदी जी तो हर तरह से फायदा ऐसे भी कराते हैं। और एक बहुत बड़ा फायदा वो था धारावी, जो एशिया का सबसे बड़ा स्लम मुंबई में है और ये वहां पे बहुत बड़ी तादाद में लोग रहते हैं। बहुत सालों से धारावी बहुत पुराना स्लम है और ये चर्चा में रहता भी है। तो उसपे एक प्लानिंग सरकार ने पास किया, क्योंकि जब उद्धव ठाकरे की सरकार थी तो ये अडानी को नहीं मिल सकता था बहुत बड़ी जमीन। तो सरकार गिरने से अडानी को फायदा कैसे हुआ, तो अब मोदी जी की सरकार चल रही है, मतलब भाजपा की सरकार चल रही है महाराष्ट्र में, तो वो धारावी का पूरा जमीन अडानी को मिल गया है रीडेवलपमेंट के नाम पे। तो रीडेवलपमेंट के नाम पे क्या है, जमीन जो है अडानी की हो गई है, उसपे वो बना के फ्लैट देगा लोगों को, वहां से जितना भी जो झुग्गी झोपड़ी है उसको खत्म कर देगा। तो इसमें वहां पे जो लोग हैं तो उनको भी पता है कि इस तरह का जो चक्कर होता है तो उससे उनको कोई फायदा होता है कि नुकसान होता है। जो सरकार जो है वो कुछ झांसा दे के और जमीन हथिया लेती है, बाद में फिर वो लोग चक्कर काटते रह जाते हैं, जिंदगी निकल जाती है और उनको इंसाफ नहीं मिलता है। तो ये जनता जानती है कि झांसा में वो उनकी जमीन चली जाएगी, फिर वो कहाँ जाएंगे। तो इस पे एक बहुत बड़ा मूवमेंट भी चल रहा है, आपको पता ही होगा, धारावी की रक्षा करने के लिए। तो अब चूंकि इतने सारे लोग रहते हैं तो बहुत बड़ा वोट बैंक भी वहीं पे खुद ही है धारावी। तो इस पे अब चुनाव के समय में राजनीति गर्म हो गई कि अडानी को ये धारावी का जमीन दिलाने के लिए और सरकार जो गिराने का एक बहुत बड़ा मकसद ये भी था। उद्धव सरकार होती तो कभी भी अडानी वहां घुस नहीं पाता। तो एक बहुत बड़ा मकसद ये भी था कि अडानी को जमीन दिलाया जाए कि सरकार गिरेगी तभी हो पाएगा। अब चुनाव पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आपको पता ही है कि राहुल गांधी सबसे ज्यादा अडानी और मोदी का संबंध पूछते हैं कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो संसद में जब उस तरीके से पूछा था, मोदी जी इतने तिलमिला गए थे कि फर्जी केस बना के राहुल गांधी को संसद से बाहर कर दिया। वो तो सुप्रीम कोर्ट का भला हो कि उन्होंने फैसला सुनाया, राहुल गांधी को वापस संसद में बहाल किया।
ये भी आपको पता है। और उसके बाद में राहुल गांधी हर जगह सवाल पूछते हैं कि ये अडानी है और मोदी का क्या रिश्ता है। तो मोदी जो है वो इतने तिलमिला गए कि अभी 2024 का लोकसभा चुनाव था तो आपने सुना होगा, मोदी जी ने कहा था कि ये जो कांग्रेस पार्टी है, राहुल गांधी है, तो उसके घर में टेम्पो भर भर के कौन नोट पहुंचाता है? अडानी अंबानी पहुंचाते हैं। सुना था ना? तो मतलब अडानी को अब अडानी का जो धब्बा लग गया मोदी जी पर, तो वो मिटाने के लिए हर कोशिश किए। यहाँ तक भी नौबत आ गई कि इस तरह का स्टेटमेंट भी देना पड़ा मोदी। तो अडानी का मुद्दा जो है वो उछलता लगता है, बड़ा मुद्दा है और ये फिर से आ गया है। तो चुनाव पे तो असर पड़ना ही है। तो महाराष्ट्र का जो चुनाव है तो इसमें ये एक बड़ा मुद्दा सामने दिख रहा है। और वैसे भी महाराष्ट्र में जो जनता जो है उसने एक तो पहले ही बता दिया, जो लोकसभा चुनाव हुआ था अभी मई में, जो नतीजा है कि जो भाजपा जो सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी महाराष्ट्र में, तो उसको अच्छा धूल जटाया। और जो अजीत पवार गुट जो था उसको तो कुछ मिला ही नहीं, एक भी सीट नहीं मिली। और कुल मिला के जो महाविकास आघाड़ी, कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस पार्टी और शिवसेना उद्धव गुट, इनकी जबरदस्त सफलता मिली थी। तो अब विधानसभा चुनाव होने वाले हैं तो इसमें क्या असर पड़ने वाला है? तो ऐसे ही जो है मोदी की पिच खराब चल रही है महाराष्ट्र में, उसपे अब अडानी भी का मुद्दा गरमा गया है, तो इसका असर तो जबरदस्त पड़ना ही है। तो कुल मिला के जो है जबरदस्त झटका लगने वाला है। अभी जो चुनाव होंगे तो उसमें जो प्रोजेक्शन है वो 288 सीट है महाराष्ट्र में, उसमें से 170 सीट जो है वो एमडीए को मिल रही है, महाविकास आघाड़ी को। ये पोजीशन आ रहा है, उससे ज्यादा ही मिलेगी। कुछ लोग तो बोलते हैं 200 से ज्यादा पाओगे। भाजपा की हालत खराब है, जो अजीत पवार गुट है तो उसकी भी हालत खराब है और शिंदे की भी हालत खराब। तो कुल मिला के इन लोग की जो सीट कितनी मिलेगी? अब ये झटके पे झटका जो बोलते हैं ना, तो वही चीज हो रहा है। और अगर आप देखें कि चुनाव प्रचार किस तरीके से हो रहा है, तो महाराष्ट्र में सिर्फ हिंदू मुसलमान पे उतर गए हैं भाजपा। तो योगी आदित्यनाथ जाके बोलते हैं बटोगे तो कटोगे, और मोदी जी जाके बोलते हैं एक है तो सेफ है। तो कौन सेफ है? तो जब मोदी जी को वोट मिलेगा हिंदुओं का, तब जाके अडानी सेफ होगा, मोदी जी सेफ होंगे। और अगर हिंदुओं का एकजुट वोट नहीं मिला तो अडानी अनसेफ हो जाएगा, मोदी जी अनसेफ हो जाएगा। तो ये चक्कर है। और ये जैसे ही ये सरकार बदलती है और महाविकास आघाड़ी की सरकार बनती है, तो ये धरावी का जो अडानी का जो प्रोजेक्ट है वो तो चला ही जाएगा। जो अडानी इतने वहां पर आशा लगाए बैठा है, इतनी बड़ी जमीन हड़पने के चक्कर में, तो उसमें पानी फिर जाएगा। तो ये कहानी जो है, इसमें भले ही अजीत पवार ने शरद पवार का भी नाम ले लिया है, लेकिन शरद पवार को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इससे, क्योंकि शरद पवार जो है वो तो ऐसे भी खुले हम अडानी से मिलते हैं, मोदी जी से भी मिलते हैं, लेकिन उनका पॉलिटिक्स अब देखिए तो वो तो मजबूत कड़ी है जो महाविकास आघाड़ी में। और बल्कि जो उद्धव ठाकरे की सरकार बनी थी 2019 में, तो उसमें तो शरद पवार का ही रोल था ना। कहाँ शिवसेना, कहाँ कांग्रेस, कहाँ नेशनल कांग्रेस पार्टी, मतलब कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन सरकार बनी और अच्छी चल रही थी, और उसके अपने जो तालमेल बना तीनों पार्टियों का वो जबरदस्त है और अभी भी चल रहा है। और जहां तक अजीत पवार का सवाल है, तो ऐसे भी अब दिखता है कि
वो चाचा भतीजा जो है वो आपस मिल जाएंगे। कम से कम चुनाव के बाद तो यही दिखता है ऐसा। और ये मोदी जी के लिए तो खराब खबर है, जो इतना जुगाड़ करके या सब तोड़ फोड़ करके या सरकार बनाए थे, तो उस पर सब पानी फिर गया। और अजीत पवार का देखिए क्या मुद्दा है कि अजीत पवार जो है उनके ऊपर में मोदी जी ने घोटाले का केस बना के रखा हुआ था। 70,000 करोड़ का घोटाला बोलते थे मोदी जी। तो अजीत पवार तो अब क्लीन चिट मिल गया है। आपको पता होगा कि कोर्ट से उनको जो है जितने भी घोटाले थे सब केस बंद हो गए। मतलब घोटाले की जांच ही नहीं, पूरी के पूरी मतलब कि केस ही बंद हो गया। तो एकदम क्लीन चिट है, एकदम साफ सुथरे हो गए हैं अजीत पवार। तो उनको उस चीज में अब चक्कर नहीं है, तो अब मोदी जी कुछ नहीं कर पाएंगे। केस अगर कोई भी पेंडिंग रहता तो अजीत पवार को टेंशन रहता है कि मोदी जी फिर जोर लगाएंगे और फिर केस को आगे बढ़ा देंगे और फिर अजीत पवार को मुश्किल होगी। तो वो सब चक्कर अब खत्म कर चुके हैं अजीत पवार। तो इस मामले में तो अब सेफ हो गए। तो अब कब कौन सेफ है वो एकदम साफ दिख रहा है, कौन अनसेफ हो गया वो भी साफ दिख रहा है।